हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और जैसा कि आज सभी ने आरएएस प्रीलिम्स का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है, तो उन्होंने पेपर तो ज़रूर देख ही लिया होगा। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कहते हुए कि जो हमने अभी यूट्यूब पे आरएएस रिविज़न सीरीज़ चलाई थी, जो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही थी, तो उसमें आप देख सकते हो कि 12 वीडियोज़ और लगभग अगर हम इसको घंटों में देखें तो हार्डली 8 टू 10 आवर्स के जो हमने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे पॉलिटी, गवर्नेंस, आपके पर्सन इन न्यूज़ या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स, फिर आपका प्लेसेस, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नोबेल प्राइजेस, आपके ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। तो हमने ये सारी जो इतनी भी आप देखोगे विभिन्न चीज़ें थी इंक्लूडिंग इकोनॉमी, थोड़े से बजट के पॉइंटर्स, ये हमने इंक्लूड किए थे 12 वीडियोज़ में। और लगभग एक्चुअली 25 मिनट मोर देन 30 क्वेश्चंस आप देखोगे, मैं आगे दिखाने वाली हूँ प्रूफ के साथ। इनफैक्ट आप देखोगे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है जहाँ पे मैंने वीडियो में पढ़ाया था। तो क्योंकि कई चीज़ें थी, मैं आपको बार बार बोल रही थी कि ये चीज़ें जो हैं ये आप सुन लेना, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्लाइड में इंक्लूडेड हो, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन था वो वही मैंने कवर करा दिया था, है ना? तो काफ़ी आप देख सकते हो कि फ़ायदे का एक्चुअली ये सौदा था, क्योंकि अगर आपने 30-35 क्वेश्चंस जो इस वी सिर्फ़ इतने 12 वीडियोज़ मतलब 8 से 10 घंटे की पढ़ाई में अगर आपके 30-35 क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस अगर आप 20 क्वेश्चंस मैथ्स के मिला लो, तो आपका कट ऑफ तो वैसे भी क्लियर हो गया। तो मतलब थोड़े से और 1-2 अगर आप 10-15 क्वेश्चन अपनी स्टैटिक की पढ़ाई से ले लोगे, तो आपका ईज़िली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ होगा एक्चुअली कि इतनी शॉर्ट सीरीज़ में से इतने सारे क्वेश्चन्स आए हैं। तो आप देखते चलिए और जिसने ये किया है उसको ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो एंड आप मेंस की तरफ ज़रूर जाएँ। और जैसे हमने ये प्रीलिम्स का सीरीज़ लाया था, हम कोशिश करेंगे कि हम मेंस के लिए भी ऐसा कुछ लाएँ ताकि आप सभी को फ़ायदा हो, है ना? तो आइए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली देखो एक्चुअली पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो कि खेतड़ी के बारे में लिखा है, माइका के बारे में लिखा है और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया बीकानेर, चूरू, उदयपुर। तो ये सब बेसिकली हम मिनरल्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तब का है। और ये देख सकते हो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आया है और इसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया था कि जो आपका भीलवाड़ा है वो उसको टेक्सटाइल का हब बोला जाता है। जो उदयपुर है वहाँ पे आपको लेड एंड ज़िंक मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों के, अगर आपको सिर्फ़ ये दोनों भी पता थे तो भी आपका आंसर निकल जाता, ठीक है? वैसे ही आप देखोगे हमने यहाँ पे की इंडिकेटर्स डिस्कस करे थे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन, पीवीटीजीज़, डिनोटिफाइड ट्राइब्स ये सब डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अपने राजस्थान में कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अपने यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, कहाँ पे मिनिमम ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, सहरिया ट्राइब कहाँ पे है। और आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कहाँ-कहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन मैक्सिमम और मिनिमम है। ठीक है? वैसे आप यहाँ पे देखो वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, याद है मैंने आपको बोला था कि वर्कर पार्टिसिपेशन रेट वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछे तो बस इतना याद रखना कि राजस्थान का इंडिया से ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सब फिगर्स नहीं भी पता, तो भी आप ये देख सकते हो सिर्फ़ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, उसी के अंदर राजस्थान का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, वो इंडिया से ज़्यादा है। तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आता है। तो कुछ चीज़ें जो बिल्कुल डायरेक्ट थी अपने वीडियो से निकल के आई हैं। और वैसे आप देखो यहाँ पे ये खुद देख सकते हो आप, ये बिल्कुल ये मैंने डायरेक्टली आप ये जो अपना लिया है, ये यूट्यूब वाला जो कोर्स है, उसी से डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जीडीपी का फिगर भी लिख रखा है। कांस्टेंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे ये देख लो 72,000 आपका 297, ठीक है? 2011-12 का कीमतों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पे जब हम ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थी बेस ईयर के बारे में। मैं आपको ये बता रही थी कि कैसे बेस ईयर जो है हमारे यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे 2011-12 या 12 के आस-पास हो चुके हैं, लेकिन अपने राजस्थान में अभी भी बेस ईयर ये चल रहा है। और फिर मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया था कि क्यों हम लोग किसी पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उस ईयर में पर्टिकुलर स्टेबल प्राइसेस रहे होंगे और यही क्वेश्चन आप देखो डायरेक्टली पूछा गया है कि मतलब क्या जो हम ये बेस ईयर लेते हैं इसका क्या, इससे हम क्या करते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाओ एसडीजी इंडेक्स के बारे में। ये तो मुझे लग रहा है मैंने 2-3 बार डिस्कस किया था। इसको मैंने स्कीम्स वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, पॉलिटी वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा है। फिर जब इसका अपन नेक्स्ट स्लाइड पे गए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पेपर में आए और ये मेंशन ना हो तो आपको क्या लिख के आना है, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट। और यही क्वेश्चन था, ये देख सकते हो आप।
प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, मतलब मुझे भी देख के काफ़ी हैरानी हो रही थी कि इतनी शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में से इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ गए। फिर ये देखो आप, वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आपको डिजीज़ेज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि कम्युनिकेबल क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं, कोई चीज़ें कंटेजियस, नॉन कंटेजियस कब होती है, ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ क्या होते हैं, और ठीक है, फिर इसके बाद ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ तो पढ़े ही थे हमने, जिस पे आप देखोगे म्यूकोरमाइसिस वाला क्वेश्चन आया है इस साल। ये अभी आप आगे जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन डालना चाहिए था, वो अब मैं भूल गई। तो इस साल क्वेश्चन में, इस साल जो पेपर आया है उसमें ये पूछा गया था कि कौन से जूनोटिक डिजीज़ हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि जूनोटिक डिजीज़ेज़ क्या होते हैं और क्यों आजकल जूनोटिक डिजीज़ेज़ इतना न्यूज़ में है, सार्स, कोरोना वायरस, ये सब के चलते। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जब मैं वेस्ट नाइल रिवर वायरस पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि इसका जो मस्कीटो होता है, जो वेस्ट नाइल रिवर करता है, वही आप देखोगे आपका ज़ीकू, चिकनगुनिया, डेंगू ये सब करता है। फिर यहाँ से हम लोग जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस की तरफ गए थे। तो देख लो आप, जापानीज इंसेफेलाइटिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो आपको याद ही होगा कि हमने एक अलग से वीडियो बनाया था आपका ओलंपिक्स, नोबेल प्राइजेस और पैरालंपिक्स पे, और उस पे तो इस साल 3-4 क्वेश्चंस आया लगातार, है ना। मैंने आपको बोला भी था अगर आएंगे तो भर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यूपीएससी में भी इस बार पूछा गया है और आरपीएससी में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए आप देख सकते हो, मैंने टैब वाइज आपको खोल के पढ़ाया था ताकि कुछ भी चीज मिस ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको सिल्वर मिला है, अब बताओ। यहाँ पे देख लो आप, ये चीज़ तो हमने क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि अवनी लखेरा जो थी, एक तो ये है, और ऊपर से आपके देवेंद्र झाझरिया जी जो है वो कौन से खेल में, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, याद है। देवेंद्र झाझरिया जी, मैंने आपको ये भी बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नहीं, पर 3 पैरालंपिक्स में जीतने वाले अकेले आप देखोगे खिलाड़ी, और ये राजस्थान के, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनका याद रखना जैवलिन थ्रो है, भल्ला फेंक, जिसमें ही अपने जो इस साल के नीरज चोपड़ा जी थे, उन्होंने भी गोल्ड लाया था। तो ये सब चीज़ें अपन ने क्लास में डिस्कस करी है। ये देखो, यहाँ पे पूछा गया था कि किसने जो लास्ट, जो अपना फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें टोक्यो पैरालंपिक में किसने झंडा फहराया था। और मैंने आपको बार बार कहा था कि अब ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि अवनी लेखारा जी राजस्थान से हैं, उन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। और यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बोला भी था कि उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, उनको इनफैक्ट ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, और उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी करी थी, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो, हमने टैब वाइज बिल्कुल गूगल से जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे वहां से पढ़ा था। वैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे हम लोग एस्टेरॉइड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टियानवैन और टियांगोंग दोनों के बारे में बताया था, और ये भी कहा था कि टियांगोंग जो होता है उसका मतलब होता है हेवनली पैलेस, राइट। और टियानवैन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मिशन है टू मार्स, याद है, स्पेस मिशन टू मार्स हो जाएगा। और ये देख लो, टियानवैन 1 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मतलब कुछ उल्टा सीधा में नहीं पूछा, जो मैं आपको संक्षिप्त में बता रही थी कि याद रखो कौन सी कंट्री का है और क्या करता है और कहाँ भेज रहे हैं, बिल्कुल वही उसी डायरेक्शन में आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, हमने टेलीस्कोप्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ टेलीस्कोप जो होते हैं ग्राउंड बेस्ड होते हैं, कुछ आपके स्पेस बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हमने हबल, जेम्स वेब, ये सब बात करी थी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कुछ एग्जांपल्स इंडिया में जहाँ पे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स है। यहाँ पे मैंने आपको हेनले टेलीस्कोप लद्दाख का, और ये अपना उदयपुर में जो सोलर टेलीस्कोप है उसका एग्जाम्पल, या सोलर ऑब्जर्वेटरी का एग्जाम्पल दिया था। और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये देख लो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है। तो वैसे ही आप देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये वाला आया है कि अपना जो भलोजी गांव था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पीएम कुसुम की शुरुआत हुई है, और ये देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कृषि आधारित कुसुम स्कीम जो है वो कहाँ से चालू हुई है। आंसर है भलोजी, ठीक है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका जो कोटा बरान वाला एरिया है वहाँ पे बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, वाटर टनल वगैरह भी बना रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैंने आपको परवान डैम के बारे में भी यही बताया था, ठीक है। और ये देख लो आप, परवान डैम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि कौन सी आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता था कि कोटा झालावाड़ तो है ही, और 12। तो ये सब हमने क्लास में बिल्कुल डिस्कस करते हुए पढ़ी है, ये सब चीज़ें क्लास में भी नहीं। इनफैक्ट जो हम यूट्यूब पे छोटी सी सीरीज चलाई थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेसफुल रहेगी, पर ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे काली बंगान के बारे में बात करी थी, ठीक है। और यही इसी इसी को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि कैसे इस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था धोलावीरा पे, और मैंने देखो यहाँ पे बताया भी आपको, धोलावीरा के बारे में समझाया, और ये बताया कि कैसे ये फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि धोलावीरा भी क्यों न्यूज़ में थी, क्या हो जाएगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आई है। देख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर वैसे ही हमने तीनों योजनाएं, आयुष्मान भारत, आपका चिरंजीवी और चिरंजीवी जीवन रक्षक, मैंने तीनों बार बार रिपीट करके पढ़ाया था आपको। यहाँ पे आप देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी अपना स्वास्थ्य बीमा योजना, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पे। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितना आपको कवरेज मिलेगा अगर आप क्रिटिकल इलनेस हो, तो 4.5 लाख। ये जब आप आगे स्लाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो,
ये 4.5 लाख कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में था, और इसमें हमने स्लाइड में नहीं, मैंने जब आपको ये वाली स्कीम पढ़ाई थी आयुष्मान भारत वाली, मैंने उसके अंदर आपको पूरा स्कीम पढ़ाया था कि नेशनल लेवल पे स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन सी स्टेट ने ज्वाइन किया है, कौन सी स्टेट ने मना कर दिया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करिए, और यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करिए, देख लो आप, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट योजना पे, जो है आपकी चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था, 5 डेज और 15 डेज था, तो ये 10 नहीं होगा, ये 15 होगा, हमने पढ़ा है, इसमें आप आगे स्लाइड्स करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वही चीज़ है बस, ठीक है। फिर यहाँ पे उड़ान स्कीम के बारे में आप देख सकते हो, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम था, मैंने कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और मैंने आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड का जो एग्जांपल भी दिया था कि कैसे वो पहला कंट्री बन गया जिसने टैम्पॉन टैक्स जो था वो हटा दिया है। बेसिकली जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हमने ये तक डिस्कस किया था, और ये देख लो उड़ान स्कीम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका कि उड़ान स्कीम के अंदर से कौन सी जो इसमें स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत है। और यहाँ पे देख लो नवंबर 19, तो यहाँ से दो ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस, आप वैसे ही अगर से फर्स्ट स्लाइड भी पढ़ोगे तो भी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चंस आया, जो हमने पॉलिटी वाले जो सेक्शन डिस्कस किया था, छोटा सा सेक्शन था वो, हमने यहाँ पे पर्सनालिटीज इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल जो पोजीशंस होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो भी हम कमीशन पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको यही समझाती हुई चलूंगी, याद है। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, और डायरेक्टली पूछ लिया, ये देख लो, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड कौन होते हैं। अब आप बताओ इससे ज्यादा डायरेक्ट सवाल क्या आएगा, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो आप, गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में पूछा गया है, जो प्रथम राज्यपाल थे, उनकी नियुक्ति कब हुई है, ये देख लो आप, डायरेक्टली हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1956 में 1 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे 1956 लिखा है, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि 1 नवंबर, और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि क्यों 1 नवंबर हमने चुना था, और यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है हमारे राजस्थान स्टेट डे से, वो सब, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है विशाखा गाइडलाइंस वाला जो केस था उसके ऊपर, और ये देख लो, हमने जब हम कमला भसीन के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा था कि और कोई 2-3 नाम बताओ जो बहुत ही फेमस है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देख लो भवरी देवी वाला केस डिस्कस किया था, और सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाली गाइडलाइंस, और यही एग्जैक्टली सेम चीज पूछी गई है कि विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, किसी से नहीं, सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है, ये डी वाला। फिर आप देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी आप देखोगे हमारी स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था ना जोधपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जयपुर में सेंट्रल पार्क खुलेगा, वहाँ पे आप देखोगे वो आप पीस और नॉन वायलेंस के लिए भी कुछ करना चाहते हो, वहाँ पे आपने वो ऑर्गन डोनर का एक म्यूजियम टाइप बनाया है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जोधपुर में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, और मैंने आपको बार बार कहा था कि फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बन रही है, ये याद कर लेना, इस साल के बजट में भी पूछी गई थी, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि इस साल की जो अपनी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी वो कहाँ बनेगी। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ पूछा जा रहा है ना। फिर यहाँ पे आप देखो हमने पूरा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और राजस्थान स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डिस्कशन किया था। मैंने आपको बोला भी था कि 2019 में रिपोर्ट आएगी, अभी 2021 में नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी दिसंबर में। और कैसे हमें अभी एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। और इससे देख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट मिनिमम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि हम जब है ना, यहाँ पे एक CMS का क्वेश्चन था आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ऊपर, कि वो लोग कौन सा बैंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सैटेलाइट समझाया था, PSLV, GSLV, लो अर्थ ऑर्बिट और वो सब, और कैसे इंडिया ने अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का जो नेमिंग होता है वो चेंज किया है। और यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बोलते बोलते बोल दिया था कि जैसे कू बैंड, का बैंड, सी बैंड, ये सारे सैटेलाइट्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आपको वो भी बस याद होता ना, तो भी आप इसका करेक्ट ऑप्शन लिख के आ जाते, मतलब इनकरेक्ट है इसमें पूछा गया है, तो MF इसका आंसर होता, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, हम जब ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि KBC से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने आपको बार बार बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी किताबों से ही पढ़ने से आंसर्स मिलते हैं। आपको कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी आप ऐसी टीवी पे चीज़ें देख लेते हैं, आपको याद हो जाती हैं। तो मैं तो KBC ऐसे वैसे भी मैं बहुत, मुझे इंटरेस्ट रहता है, और मैंने आपको बहुत सारे जहाँ जहाँ मुझे लगा था हाँ ये KBC में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। और ये देख लो रूमा देवी पे, रूमा देवी आज से लास्ट सीजन में आप देखोगे, वो जो उनका फ्राइडे वाला एपिसोड नहीं होता है जहाँ पे वो लोग वीर चक्र वीर बेसिकली जो फ्राइडे के वीर होते हैं उनको बुलाते हैं, तो उसमें आप देखोगे उन्होंने रूमा देवी को इनवाइट किया था। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने बस वो एपिसोड भी देखा होता ना, तो भी आप ये इजीली आंसर कर देते। मतलब इतना इजी क्वेश्चन था ये रूमा देवी के ऊपर, और कैसे उन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार जीता था। उसी के बाद आप देखोगे उनको KBC में इनवाइट भी किया गया था, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे
हम लोगों ने याद है मैं आपको बता रही थी कि राजस्थान में कितनी-कितनी इमरजेंसीज़ लगी हैं, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज़, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत जी का नाम बताया था। तो मैंने आपको ये क्लियरली इंडिकेट भी किया था कि प्लीज़ थोड़ा-सा भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन्स आ सकते हैं, और ये देख लो आप, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि कौन से जो मुख्यमंत्री हैं, वो बेसिकली लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ठीक है? और अगर आपने देखो, इसमें पॉइंट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बी तो है ही, तो मतलब भैरव सिंह शेखावत तो इसके आंसर में थे ही। तो वही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आप अपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन को ही देखते हो, तो आपको लगता है वाओ! पेपर डूएबल है, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देखो, हमने हाँ, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, हम पढ़ इस वाले अभियान के बारे में रहे थे, लेकिन फिर मैं आपको स्वच्छ भारत मिशन और उसके बाद मैंने आपको स्कीम्स के बारे में बताना शुरू किया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन-सी होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन-सी होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मैंने इसके अंदर नाम लिए थे, ठीक है? उन नामों में मैंने एक नाम लिया था नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, वैसे चलते-फिरते ले लिया था, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कोर स्कीम्स होती हैं, कोर ऑफ कोर स्कीम्स होती हैं, एक ऑप्शनल स्कीम होती है, कैसे उनका जो रेशियो होता है 60:40 रहता है। अब बताओ क्या पूछा है? राजस्थान गवर्नमेंट का रेशियो कितना है? हो गया ना 40%। कितना मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है? वैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे इस साल ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, उनकी रैंकिंग के ऊपर, और मैंने आपको यहाँ पे जब मैं ये पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला भी था कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये पूछने का ऐसे काफ़ी चलन है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, पहले कौन रह चुके हैं। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार, बस एक बार गूगल पे जाके टाइमलाइन देख लेना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या क्या मतलब उनका पोस्टिंग वगैरह रहा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे मिस हो गया। पर आप देखोगे कि अगर आपने पढ़ा होता, एक्सरसाइज करी होती, इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब सिर्फ अपना पीपीटी का वीडियो डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाला है एक्चुअली। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ मैंने आपको बोली थी करने के लिए, मैंने एग्जैक्टली बताई नहीं थी कि हाँ ये ऑर्डर है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि करके जाना, और देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आप देखोगे कैग पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि कैग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कैसे बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया था, और इसके बारे में हमने 2-3 बातें डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो बातें भी सुन ली होती, तो आपका वो जो कैग पे क्वेश्चन आया है इस साल कि क्या वो सिर्फ लीगैलिटी चेक नहीं करता, प्रोप्राइटी भी चेक करता है, वो क्यों चेक करता है, तो वो आप इजीली आंसर कर पाते, ठीक है? वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे हमने जितनी भी यहाँ पे बॉडीज देख सकते हो आप, आरपीएससी, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमने सब डिस्कस किया था। और इस साल आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी आया है, आरपीएससी के ऊपर भी आया है कि वो रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया था कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे आप देखोगे यूपीएससी और आरपीएससी सेम ही मतलब सेम आर्टिकल से बनाए हुए हैं। तो मतलब इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन है ना इस साल ये आया था कि कौन-सी हमारे यहाँ पे कोई हाई कोर्ट के जज है जिनको बाद में आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट में लिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको जीके व्यास का जब पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि ऐसी प्रैक्टिस वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी बार आप देखोगे ऐसा होता है कि उनको मतलब नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, बट ऐसे जस्ट जहाँ पे आप देखोगे रिक्वायरमेंट होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे इनकी नियुक्ति होती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे कि आप प्लीज़ एक बार अपने एंड पे भी इनको कंफर्म कर लेना, और थोड़े और अगर आपको ऐसे कोई लोग मिलते हैं जो राजस्थान में पहले हाई कोर्ट में जज थे या मतलब कोई इंपॉर्टेंट जुडिशियल पोस्ट पे थे, और अब बाद में आप देखोगे ये जो एचएसआरसी टाइप बॉडीज होती है वहाँ पे गए हैं, और आप देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस साल। अगर आप अपना पेपर देखोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से लोग हैं जो पहले आप देखोगे हाई कोर्ट में थे और बाद में आप देखोगे उनको सरकार ने नियुक्ति करी है, ठीक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। वैसे आप देखोगे यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि भारत का रेल बजट केंद्रीय बजट के साथ कब मिला? अब इसके बारे में मैंने आपको डायरेक्ट जानकारी नहीं दी थी, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि इंडिया ने बजट में काफ़ी रिफॉर्म्स करे हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कैसे हमारी जो डेट है वो हमने सरका दी है, कैसे हमने रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है? तो अगर आपको थोड़ा आइडिया होता, फेयर आपने सुना भी होता ये, तो आप एटलीस्ट ईज़िली अटेम्प्ट कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता, तो इन 2 ऑप्शंस में होता। क्योंकि 17 तो मैंने बोला था, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती तो किस में होती? या तो 2016-17 था या 17-18 था, लेकिन एट लीस्ट बेटर देन नॉट नोइंग एनीथिंग, राइट? फिर वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, और याद है मैंने आपको बोला था कि राजस्थान में अभी भमशा कार्ड, जन आधार कार्ड ये सब चल रहा है, और कैसे हमारे यहाँ पे स्कीम्स वगैरह जो होती हैं आजकल जन आधार कार्ड से मिलती हैं, तो ये सब वहीं से आया है। वैसे ही आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया था, लेकिन हुआ क्या था कि जब हम राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे राजस्थान के अंदर खुद की बहुत सारी बॉडीज होती है, जिसमें एक रीको था, जिसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में भी, ठीक है? और मैंने आपको बोला था कि
में रीको का जो काम होता है वो बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड अपने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करना और ये सब। और यहाँ पे क्या लिखा है, मिशन निर्यातक बनो। तो अगर आपने इसके बारे में सुना भी नहीं है, तो भी आपको क्या पता होना चाहिए था कि इसमें रीको तो आएगा ही आएगा, करेक्ट है? और इसके अलावा क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बिना तो क्या ही होगा, तो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट आएगा। तो कई बार होता है ना कि हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट पॉइंट वही है कि हम क्या कितने रेडी हैं, क्या हमारा दिमाग उतना चल रहा है, क्या हमने उतने अच्छे से रिवीजन किया है, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं था कि मतलब हमें आपको ये समझाना है। बस पॉइंट ये था कि कैसे अगर आप राइट प्लेटफॉर्म चूज करते हो, राइट एजुकेटर चूज करते हो और राइट तरीके से पढ़ते हो, तो कई बार एग्जाम काफ़ी ईज़ी बन जाता है, ठीक है? अब आप ये सीरीज़ देख सकते हो, आप जा सकते हो यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप स्टडी आईक्यू पर जब जाओगे वहाँ पे आरएस टाइप करोगे तो आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो आप खुद देखोगे 12 वीडियोज़ हैं गिन-चुन के। वीडियोज़ का लेंथ लगभग किसी का तो 20 मिनट्स भी है, किसी का 40 मिनट्स भी है, किसी का 45 भी है, किसी का 50 भी है। तो हार्डली अगर मैं बोलूँ तो आवर काउंट में अगर मैं आर घंटे काउंट करूँ तो लगभग आप देखोगे 9 घंटे के आस-पास बैठेंगे, ठीक है? मतलब 9 घंटे से आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो ये बहुत ही उम्दा एफिशिएंट सीरीज़ था ये। तो ये तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सीरीज़ ली थी। इसके अलावा भी आप देखोगे स्टडी आईक्यू में काफ़ी सारे और कोर्सेज़ चल रहे हैं यूपीएससी, आरपीएससी से रिलेटेड। तो आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पे तो हमारा ऑलरेडी आप देखोगे काफ़ी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आता ही है। तो आप इसको ज़रूर सराहें और जिन लोगों ने एक से रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने ये सीरीज़ देखी थी और उसका फ़ायदा हुआ है इस बार प्रीलिम्स में तो ज़रूर लिख के दें। मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि ऐसे इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और बेटर कोर्सेज़ आपके लिए लाएँ, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपका प्रीलिम्स अच्छा गया होगा और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को अपनी लाइफ़ मत बनाओ, ठीक है? मैं खुद इस एग्ज़ाम का पार्ट एंड पार्सल रही हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रहती है ये। पर एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी मत समझो। अगर ये अटेम्प्ट नहीं गया ढंग से और आपके पास चांस है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो, है ना? क्योंकि हताश होके बैठना से कुछ नहीं होगा। आप 1-2 दिन ऑब्वियसली आपको भी लगेंगे उस चीज़ से उभरने के लिए। आपका एग्ज़ाम चाहे अच्छा गया हो, चाहे बुरा गया हो, लेकिन उसके बाद वापस से अपनी निरंतर साइकिल पे चलते रहो, ठीक है? तो आप पर्सनली चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी होपफुली आप सभी क्लियर करें एंड फिर से मिलेंगे। थैंक यू।